हाँ, तो हम लोग आज बेसिकली क्या पढ़ने आ रहे हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। नाम से समझो किस चीज़ का डिजीज़ है ये। किडनी का डिजीज़ है। और किडनी में क्या बन रहे हैं? बहुत सारे सिस्ट बन रहे हैं। सिस्ट क्या होता है? सिर्फ ये पॉलीथीन पाउच समझ लो, उसमें जब पानी भर दोगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्ट। मतलब बेसिकली क्या, फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, सिंपल। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में बहुत सारे अंदर पैथोजेनेसिस अंडरलाइंग बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे, पर एंड रिजल्ट क्या होगा? किडनी में बहुत सारे सिस्ट बन रहे होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो देखो, जैसे पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा, एक्सक्लेन काइमा समझते थे ना, तो ऐसे किडनी का जो पेरेंट काइमा होता है ना, तो ये रीनल पेरेंट काइमा में जब फ्लूइड भर जाता है ना, जैसे ये मान लो पेरेंट काइमा, इस पेरेंट काइमा के अंदर फ्लूइड भर दिया हम लोग, ये लेयर था इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, तो क्या बन जाएगा? ऐसे टाइप का भर जाएगा ना फ्लूइड बन के, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे फिर? सिस्ट। तो ये रीनल पेरेंट काइमा जब फ्लूइड भर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल सिस्ट। अब ये दो तरीके, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट होता है बेसिकली, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट, या तो रेसेसिव। अब ये बताओ, बच्चों और बड़ों में डोमिनेंट कौन होता है? बड़े अपना बात मनवा लेते हैं, तो इसलिए जो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है ना, वो किस में पाया जाता है? अडल्ट में, तो इसको कहते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है ना। और जो ऑटोजोमल रिसेसिव वाला अपना ये डिफेक्ट होता है, वो किस में? बच्चों में ही मैनिफेस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिंपल। तो जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ना, इसको हम लोग, मतलब बेसिकली क्या होता है उसको पहले समझो। जो किडनी है वो बचपन में ही अब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ठीक था बड़े होकर ख़राब हुआ, बचपन में भी अब नॉर्मल था, वो उस समय उसको डैमेज कम था, उसके नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर्स मेंटेन थे, इसलिए उसका सिम्टम जो होता है ना, वो अडल्ट लाइफ में अपेयर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है ना। तो कब अपेयर होते हैं? फोर्थ डेकेड में अपेयर होता है। ठीक है ना। तो देखो, ये हम लोग क्या समझे? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव। तो देखो, तो जो अपना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट किस में पाया जाएगा? अडल्ट में, इसलिए उसको कहते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और रेसेसिव बच्चे में पाया जाएगा, इसलिए इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है ना। तो देखो, इसमें दो जीन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या एक फ़ोटो लगाया गया, ये वाला, ये कर दो, दोनों दो जीन का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो क्या क्या है, तो इसमें जो ये पीकेडे जीन है ना, ये दो जगह प्रेजेंट हो सकता है, एक क्रोमोजोम नंबर 4 और दूसरा क्रोमोजोम नंबर 16। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 कर दोगे डायरेक्ट। तो देखो, तो क्रोमोजोम नंबर 4 पे क्या प्रेजेंट होगा? पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1 जीन, और उसी के स्क्वायर किए तो अपने को क्या मिला? 16। तो उसमें पाया जाता है पीकेडी 2 जीन। ठीक है ना। तो देखो, नॉर्मल पीकेडी जीन था, उसमें जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेटेड बन गया, और उसके कारण अपना अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पाया जाएगा, सिस्टोसिस बनेगा। इसका पैथोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें म्यूटेशन से क्या दिक्कत आ रहा है, जो हमने अंदर सिस्ट बन जा रहा है, वो देखेंगे। तो इसके कारण क्या, 85% ऑफ अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ये क्रोमोसोम 4 में म्यूटेशन के कारण हो रहा है, जबकि 15% ऑफ जो अडल्ट क्या बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, वो क्रोमोसोम 16 के कारण पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो दोनों ही कैसा होगा अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जनरल समझ लो कि दोनों ही किडनी में पाया जाएगा, बायलेटरल एंड डिफ्यूज। जब भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एडल्ट का होगा तो दोनों किडनी में पाया जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। तो देखो, कंपैरिजन वाला पढ़ते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे अपन लोग इसका क्रोमोसोम पढ़ लिए, कैसे था? क्रोमोसोम 4 और क्रोमोसोम 16, उस पर PKD1 था और PKD2 था, उसके म्यूटेशन से क्या बनता है अपना 85%। इस कारण से इस क्रोमोसोम 4 के कारण 85% हो रहा है, और क्रोमोसोम 16 के कारण 15% हो रहा है, सिंपल। तो अगर इसका हम लोग देखना चाहें ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का, तो उसमें कितना होता है? तो उसमें एक जीन होता है, क्रोमोसोम 6 है, वहाँ पे 4 था, 16 था, 16 का 1 हम लोग हटा दिया अब, क्योंकि हम लोग बच्चों वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया क्रोमोसोम 6, तो वहाँ पे PKD जीन था, यहाँ पे है PKHD जीन, एकदम साफ सुथरा दिखता है, HD में है, तो PKHD1 जीन होता है। ठीक है। तो PKHD1 जीन जो है, वो नॉर्मली क्या होता है? जीन है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन। सिस्ट से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन। तो ये क्या होता है? मेम्ब्रेन के अक्रॉस रहता है, और इसका काम क्या होता है? बेसिकली सीलियम एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड ऑन सीलिया। तो सीलिया समझते हो नहीं? देखो, ये सीलिया का फोटो में लगा दिया हूँ, सीलिया में एम्बेडेड होता है। सीलिया का काम क्या होता है? फ्लूइड को ऐसे फ्लो करा देना, तो वही ये रेगुलेटिंग द फ्लो फ्लूइड, मतलब बेसिकली कैसे, देखो ये सरफेस है अपना,
उस पर सीलिया है मान लो, ल्यूमेन था मान लो, ये भी सरफेस है, यहाँ पे भी सीलिया, तो यहाँ से फ्लूइड जो होगा उसको इधर उधर फ्लो कराने में हेल्प करेगा ये सीलिया, है ना। तो बेसिकली ये सीलिया में प्रोटीन कहाँ से आ रहा था, क्रोमोजोम 6 था, उस पर जो जीन था PKHD1 जीन, उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से अपना फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन बन रहा था, जो कि एम्बेडेड होता था कि इसमें सीलिया में, और ये सीलिया ही फिर उस प्रोटीन की हेल्प से अपना मूवमेंट कराता था। पर अभी हम लोग का म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण जो प्रोटीन बनता था वो डिफेक्टिव बनेगा, मतलब डिफेक्टिव फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन बनेगा, और डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा तो डिफेक्टिव फ्लूइड का फ्लो होगा। अब फ्लूइड अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, मान लो देखो ये ट्यूब है, यहाँ से 10 ml अगर आ रहा है और 10 ml जा नहीं रहा है, तो यहीं पे कुछ इकट्ठा हो जा रहा है, मान लो 10 ml की जगह 5 ml जा रहा है, तो यहाँ पे 5 ml से यहाँ इकट्ठा होते जा रहा है, तो वही एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल्स के अंदर, और उसी कारण क्या हो जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्या, ग्रॉस। अभी तक क्या समझे कि रीनल पैरेन्काइमा था, उसमें फ्लूइड भरा तो उसके कारण रीनल सिस्ट बनता है, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट है, तो या तो ये डोमिनेंट हो सकता है या तो ये रेसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट हुआ तो डोमिनेंट में अपन लोग देख लिए कि ये होता बचपन से ही है, पर अपेयर एडल्ट में होता है, इसलिए इसको एडल्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्रोमोजोम क्या दिक्कत आ रहा था, क्रोमोजोम 4 और 16, और इधर क्रोमोजोम 6, PKD1, PKD2 और PKHD1, ठीक है ना। ये 85% केसेज में पाया गया, ये 15% केसेज में पाया गया, और इसका काम था फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन बनाना, और वो अपने सीलिया में एम्बेडेड था, सिंपल, ठीक है। अब देखो ग्रॉस देखते हैं अपन लोग। तो इसका ग्रॉस अगर हम लोग देखें, ये वाला पार्ट देखो, इसमें किडनी, और ये अपन लोग पहले पढ़ के आए, किडनी इनलार्ज हो जाता है दोनों साइड, दोनों ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किडनी बनेगा, अगर ये जेनेटिक डिफेक्ट हुआ तो अगर ये दोनों किडनी है ना, तो इसमें भी दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी, तो वही मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल इनलार्ज हो जाएंगे दोनों वाले, ठीक है। जब उसको बाहर से देखेंगे हम लोग तो कैसे दिखेगा, लॉब्यूलेटेड, देखो ये मैंने फोटो इसलिए बना दिया, लॉब्यूलेटेड मतलब क्या, बहुत सारे सिस्ट बन रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें लॉब्यूल्स बने हुए हैं, तो लॉब्यूलेटेड दिखेंगे। और जब उसको काटेंगे ना तो अंदर सिस्ट पाया जाएगा, तो सिस्ट जो होगा ना पेल्विस से कम्युनिकेट नहीं करता होगा। पेल्विस क्या होता है पता है, देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये जहाँ से अपना पूरा यूरिन बाहर जा रहा है उसको पेल्विस कहते हैं, मतलब ये सिस्ट अपने में ही रह जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कम्युनिकेट करेगा इससे, अगर कम्युनिकेट करेगा तो इसका फ्लूइड पेल्विस में जाएगा और पेल्विस से यूरिन में निकल जाएगा, तो यहाँ पे तो सिस्ट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, वो तो फिर बह जाएगा। इसलिए सिस्ट जो है पेल्विस से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो कम्युनिकेट नहीं करता तो उसके अंदर यूरिन बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस का कंडीशन, मतलब क्या, बैकिंग ऑफ ऑफ यूरिन। वही देखो छोटे छोटे ऐसे लॉबुलेटेड अपीयरेंस दिख रहे हैं ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये अपने अपने में इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल है तो इसमें यूरिन स्टोर होते आ रहा है, तो लॉबुलेटेड अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका ग्रॉस क्या समझोगे, दोनों साइड का किडनी इनलार्ज हो जा रहा है, मतलब बायलेटरली और सिमेट्रिकली इनलार्ज हो जा रहा है। जब एक्सटर्नल सर्फेस देखेंगे तो कैसे दिख रहा है, लॉब्यूलेटेड, और जब उसको काटेंगे तो देखेंगे कि जो सिस्ट है वो उससे कनेक्ट नहीं कर रहा है, पेल्विस से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पेल्विस हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। और इसी को कहते हैं बैकिंग अप ऑफ यूरिन। इसका ग्रॉस देखते हैं अपन लोग, तो क्या होता है, उसमें भी बायलेटरल इनलाज है, इसमें भी किडनी बायलेटरल इनलाज है, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस उसका क्या था, लॉब्यूलेटेड, इसमें ऐसा नहीं, इसमें स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस है। उसको जब कट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जो सिस्ट था वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा था किससे, पेल्विस से, इस कारण से कौन सी कंडीशन हो रही थी, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें क्या हो रहा होगा, जो सिस्ट होगा ना, इस मतलब कट करेंगे तो स्पिंडल शेप दिख रहा होगा, मतलब क्या ना, रेस टाइप के दिख रहे होंगे, कैसे, देखो रेडिएटिंग फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स। देखो मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स आउटर स्ट्रक्चर होता है, ये मेडुला अंदर वाला स्ट्रक्चर है, तो जो सिस्ट होंगे ना ये ऐसे ऐसे रेडिएट करते हुए दिख रहे होंगे मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ, इसी कारण क्या ये दबने वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं स्पंज अपीयरेंस, स्पंज अपीयरेंस दिखता है, ठीक है ना, सिंपल। तो उसमें किडनी अपीयरेंस बायलेटरल इनलार्ज, इसमें भी बायलेटरल इनलार्ज, उसका लॉबुलेटेड एक्सटर्नल सरफेस, इसका भी, इसका स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस होगा। कट सरफेस में उसका सिस्ट कम्युनिकेट नहीं करता है पेल्विस से, जबकि इसका जो सिस्ट है वो मेडुला से कॉर्टेक्स को कम्युनिकेट कराता है, इसलिए इसको स्पंज अपीयरेंस पाया जाता है, सिंपल, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें, तो क्लिनिकल फीचर्स तो दोनों का कॉमन समझ सकते हो आप। देखो क्या होता है, पेरेन्काइमा अफेक्ट हुआ, पेरेन्काइमा अफेक्ट हुआ, यूरिन, देखो पेरेन्काइमा का ही काम था ये, देखो ये जो होता है ना, ये यही, इसी को हम लोग पेरेन्काइमा कहते हैं, जो बोमस कैप्सूल बना रहा है उसी को हम लोग पेरेन्काइमा, तो यही अफेक्ट हुआ, तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, और यूरिन फॉर्मेशन नहीं हुआ अच्छे से, तो देखो या तो ब्लड अगर यूरिन में पाया जा रहा है तो उसको हीमोफीलिया कहेंगे, अब ब्लड फिर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में आ रहा है तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, जैसे मान लो ये यूरिनरी ट्रैक्ट है
और यहाँ से ब्लड आ गया, मान लो किडनी से आ गया ब्लड, तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस है ना, तो यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दर्द हो रहा होगा क्योंकि दिक्कत वाला कंडीशन है ना, तो फ्लैंक पेन हो रहा होगा क्योंकि दोनों साइड बायलेटरली इनलार्ज होते जा रहा है ना, ये तो इनलार्ज होते जा रहा है, तो आसपास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए फ्लैंक पेन पाया जाएगा, ठीक है ना। और क्रोनिक कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, सिंपल। और पीकेडी जीन का हाँ, और सिम्स देखो पीकेडी का म्यूटेशन हो रहा है ना बेसिकली, तो देखो जीन जो होता है ना हर सेल में कांस्टेंट होता है, तो देखो अगर एक जीन म्यूटेशन करके किडनी में सिस्ट बना रहा है, तो वो जीन अगर म्यूटेटेड है तो और ऑर्गन्स में भी तो सिस्ट बना ही रहा होगा, कि वहाँ का भी जो सीलिया होगा वो तो अफेक्ट हो ही रहा होगा ना, तो वही इसलिए जो सिस्ट का अगर फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो गया किडनी में, तो चांस है कि और जगह भी सिस्ट बन रहा होगा, जैसे कि लीवर में, ब्रेन में, पैनक्रियाज और स्प्लीन में, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। तो अपना अब अपने को सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। अपन लोगों ने कैसे पढ़ा, इसका कंपैरिजन किए क्रोमोसोम का, और इसका ग्रॉस का कंपैरिजन कर लिए, और क्लिनिकल फीचर तो दोनों का कॉमन था, क्या था, ये अपना पेरेंट काइम अफेक्ट हुआ तो यूरिन फॉर्मेशन अफेक्ट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, हीमैचूरिया, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और किडनी बढ़ रहा है इसके कारण फ्लैंक पेन हो रहा होगा, और ये बहुत दिन तक चला तो अपना किडनी फेल भी कर जाएगा, मतलब क्या, क्रोनिक रीनल फेलियर, सिंपल। अब देखते हैं अपन लोग क्या पैथोजेनेसिस, सिंपल से समझ लो दोनों का। देखो हम लोग का फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन का दिक्कत आ रहा था ना, तो म्यूटेशन इन फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन वहाँ ख़राब बन गया, तो देखो उसके कारण क्या होगा, सीलिया जो अपना ट्यूबुलर सीलिया था वो ख़राब हुआ, और कैल्शियम का जो फ्लक्स होता था ना, कैल्शियम, ये जो सीलिया का काम था कि फ्लूइड का फ्लो कराना, तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होता था, तो कैल्शियम का फ्लो भी इफेक्ट हुआ सिस्टिन प्रोटीन के कारण, और सीलिया का जो फंक्शन था मैकेनो सेंसेशन, मतलब उसका फ्लो कराना फ्लूइड का, वो भी इफेक्ट हुआ। उसके कारण क्या होता है, वहाँ जो आसपास के एपिथेलियल सेल्स है ना, उसमें उसमें डिफ्रेंशिएशन और उसका जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन है वो अल्टर हो जाता है, मतलब क्या, जैसे जो एपिथेलियल सेल्स है, देखो कंफ्यूज हो जा रहे होगे ना अभी, देखो ये एपिथेलियल सेल्स है, इस पे सीलिया निकल रहे थे, ठीक है, ये सीलिया में दिक्कत आ गई, मतलब इसका जो सिस्टीन प्रोटीन म्यूटेटेड हो गया, तो इसका जो काम था मैकेनो सेंसेशन मतलब मूवमेंट कराना, वो चला गया, और साथ में कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराना वो चला गया, ये दोनों दिक्कत आ गई, तो हुआ क्या, उसके अंडरलाइंग एपिथेलियल सेल्स थे ना, उसमें चेंजेस आने लग गए, क्या चेंजेस आने लग गए, उसका मैट्रिक्स बढ़ने लग गया, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बढ़ने लग गया, सेल ज़्यादा नंबर में बढ़ने लग गए, और फिर उसमें फ्लूइड बढ़ने लग गया। तो देखो अगर मान लो एक ऐसा लेयर है, इसमें ये एपिथेलियल सेल्स है, और एक ऐसा लेयर है जिसमें एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करने लग जाए, और क्या, उसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बढ़ने लग जाए, और यहाँ पे फ्लूइड रिटेन होने लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा, सिस्ट ही हो जाएगा ना। तो बेसिकली वो अल्टरेशन इन एपिथेलियल सेल्स के कारण ही सिस्ट बनता है, सिंपल। तो सिस्टीन प्रोटीन का म्यूटेशन हुआ, उसके कारण क्या, वो सीलिया अच्छे से मूवमेंट नहीं करा पा रहा था, कैल्शियम अंदर नहीं आ पा रहा था, तो अंडरलाइंग एपिथेलियल सेल्स में चेंजेस आने लगे, क्या चेंजेस आने लग गया, उसका प्रोलिफरेशन होने लग गया, उसके अंदर मैट्रिक्स बनने लगा, और फिर वो फ्लूइड रिटेन करने लग गया, क्योंकि सीलिया तो अच्छे से काम कर नहीं रहा था, समझ में आया, सिंपल। अब देखो इसका कंपैरिजन टेबल अगर कुछ नहीं याद हो रहा तो ये कंपैरिजन टेबल लिख के आ जाना, तो भी अपना मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का तो ऐसे आने वाला क्वेश्चन है, मतलब 7 नंबर का है, तो इसमें तुमको 3 से 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे इस टेबल से। तो देखो इतना वो पैथोजेनेसिस नहीं भी समझाओगे तो देखो, तो इसके 3 पार्ट में बांटो, सब पढ़ के ही आए, बस एक बार रिवाइज करना है, जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है, क्या क्या है, जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और पैथोलॉजी। देखो जेनेटिक्स देखते हैं, जेनेटिक्स में क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इसका ऑटोजोमल जो एडल्ट वाला होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। क्या है अपना क्रोमोजोम में साइटोजेन डिफेक्ट, मतलब कौन से क्रोमोजोम में डिफेक्ट है, तो इसमें क्रोमोजोम 1, 4 और 16 में डिफेक्ट था, उल्टा लिखा, ये EDPD KD1 और 2 होगा, और इसमें क्रोमोजोम 6 में डिफेक्ट होगा, ठीक है। म्यूटेशन की बात करें तो देखो PKD1 जीन के कारण जो म्यूटेशन था उसके कारण 85% हो रहा था, और 2 के कारण 15%, और उसमें किसका म्यूटेशन हो रहा था, रिसेसिव में PKHD1 का, ठीक है ना, सिंपल। जेनेटिक वाला पार्ट खत्म हो गया, डोमिनेंट रेसेसिव, क्रोमोजोम 4, 16, क्रोमोजोम 6, PKD1, PKD2, PKHD1, सिंपल। एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना, अपना डोमिनेंट वाला, सिंपल सी बात है, डोमिनेंट लोग ही ज़्यादा पाए जाएंगे। तो देखो डोमिनेंट में कितने हज़ार, मतलब 400 से 1000 लोगों में ये पाया जा सकता है, एक ये याद कर लो, या तो ये याद है तो मैं ये याद कर लेता हूँ, ये आसान है, तो 1000 लोगों में एक में पाया जाएगा, समझे, जबकि ये 20,000 लोगों में एक में पाया जाता है।
किस एज पे पाई जाती है, एडल्ट है तो एडल्ट में भी पाया जाएगा, मतलब क्या 4th डिकेड में पाया जाता है, तो एक रेंज देना पड़ता है, तो इसलिए 3 से 5th डिकेड मतलब 30 से 50 साल के बीच में पाया जाएगा। ये तो बचपन में ही पाया जा सकता है या तो बर्थ के अराउंड, ठीक है ना। और तो ये समझ में आया, जेनेटिक्स में अपन लोगों ने इनहेरिटेंस, साइटोजेनेटिक इफेक्ट और म्यूटेशन पढ़ा था। एपिडेमियोलॉजी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या चालू इंसिडेंस कितना आती है, कॉमन है, कॉमन कितने 1000 लोगों में एक आदमी पाया जाएगा, जबकि ये 20,000 लोग को जब उठाओगे तब किसी एक आदमी में ये पाया जाएगा। और इसका क्या 4th डिकेड में पाया जाता है, इसलिए रेंज दे दी 3 से 5th, और ये तो बचपन में मतलब इन्फेंसी हो गया, ठीक है। अब पैथोलॉजी देखते हैं, पैथोलॉजी में क्या बाहर से देखते हैं फिर उसके अंदर देखते हैं। देखो ग्रॉस देखेंगे तो कैसा था, ये सिमेट्रिकली बायलेटरली इनलार्ज था और सिस्ट बड़े बड़े बनते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोसिस्ट। इसमें देखो स्पंज लाइक अपीयरेंस हम लोग पढ़े थे ना, वो क्यों होता है, वो जो मैक्रोसिस्ट और माइक्रोसिस्ट है ना, वो रेडिएट करता है कहाँ से, मिडलर से कॉर्टेक्स की तरफ, तो इसलिए उसके कारण क्या आता है स्पंज अपीयरेंस। जैसे ये देखो, ये कॉर्टेक्स, मिडलर से कॉर्टेक्स की तरफ रेडिएट इसलिए स्पंज अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी देखेंगे ना तो इसका जो सिस्ट है ना, जैसे ये जो नेफ्रॉन होता है, देखो ये अपना बोमेस कैप्सूल, ये पीसीटी, फिर अपना ये कलेक्टिंग डक्ट, नहीं सॉरी, ये अपना लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी है, फिर अपना ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। तो अगर सिस्ट सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट से बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, इन्फेंट वाला, इन्फेंट में सिर्फ यहाँ से बनता है। जबकि एडल्ट में डोमिनेंट वाला है तो कहीं से ही पाया जा सकता है, वही लिखा है यहाँ पे कि सिस्ट डिराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, चाहे ट्यूब्यूल से चाहे ग्लोमेरुलाई से, जबकि इसमें सिस्ट सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट से डेवलप होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो इन्फेंट वाला है, पार्ट 2 है ना बेसिकली, दूसरा वाला पार्ट है, तो इसीलिए ये बस लेटर वाले पार्ट से डेवलप हो रहा है, जबकि जो डोमिनेंट वाला पार्ट है वो पूरे से डेवलप हो रहा है। तो अपना ग्रॉस समझ में आया, ये बायलेटरली इनलार्ज था और मैक्रोसिस्ट शो कर रहे थे, इसमें मैक्रो माइक्रोसिस्ट है जो कि रेडिएट कर रहे थे, तो स्पंज अपीयरेंस दिख रहा है। माइक्रोस्कोपी समझ में आ गया, सिस्ट हर जगह से पाया जा रहा है, इसमें सिस्ट से कलेक्टिंग डक्ट से पाया जा रहा है। और अदर मैनिफेस्टेशन में क्या है, अदर अदर जगह सिस्ट बन सकते हैं, जैसे ब्रेन में बन गया, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में तो एन्यूरिज्म हो जाएगा, तो इंट्राक्यूनर एन्यूरिज्म, और अदर ऑर्गन का सिस्ट, इसमें भी सिस्ट बन सकता है लीवर में, तो अपना हिपैटिक सिस्ट, और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो फाइब्रोसिस प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, सिंपल। तो अपन लोगों ने जेनेटिक्स में 3 पार्ट पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अपना, ये कौन सा टाइप का ये डोमिनेंट होता है कि रेसेसिव होता है, मतलब इनहेरिटेंस, उसमें साइटोजेनेटिक डिफेक्ट और म्यूटेशन। एपिडेमियोलॉजी पढ़ ली, उसमें इंसिडेंस और एज पढ़ ली, ठीक है ना। और पैथोलॉजी में ग्रॉस, माइक्रोस्कोपी और अदर मैनिफेस्टेशन, सिंपल। तो ये उसका टेबल था, ठीक है। चलो बाय।